सभी को जय श्री राम। आप जानते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट सूत्र है कि अगर शुभ ग्रह केंद्र के लॉर्ड हो जाए तो अपनी शुभता को खो देते हैं। बस ये सूत्र ऐसे ही मिलता है और लोग इसको इसी प्रकार से पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट है। ये केवल अगर आपने ये पढ़ा कि शुभ ग्रह केंद्र के लॉर्ड होने के कारण अपनी शुभता को कम कर देते हैं, तो आपके फलादेश में बहुत सारी गलतियां आ सकती हैं। एक विद्वान आदमी से मेरा डिस्कशन चल रहा था और उन्होंने इसी प्रकार के सूत्र पढ़े थे कि जो शुभ ग्रह होते हैं वो केंद्र के लॉर्ड है तो अपनी शुभता खत्म कर देते, और इसी चीज को वो लगा रहे थे। तो जब हमारी उनसे बात हुई तो हमने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता है कि शुभ ग्रह अगर केंद्र के लॉर्ड है और अपनी शुभता खत्म कर दे। कहते नहीं, लघु पराश्री में लिखा है। हमने कहा लघु पराश्री, मध्यम पराश्री, जातक चंद्रिका, बहुत सारी बुक हमने भी पढ़ी है, उसमें ये लिखा है, बट ऐसे नहीं लिखा जैसे आपने बताया। तो क्या सही सूत्र है? फिर मैंने उनके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए कुंडली के, और उसमें यही बात लगा के दिखाई, कुछ जगह शुभ था और कुछ जगह अशुभ था। तो केवल आप एक टैग लाइन नहीं पकड़ सकते कि केंद्र शुभ ग्रह जो केंद्र का लॉर्ड होगा वह बहुत अशुभ फल देगा। अगर आप ऐसा पढ़ते हैं या समझते हैं या प्रेडिक्शन करते हैं तो आपकी बातों में गलतियां ज्यादा आ सकती है, आपके फलादेश में ज्यादा समस्या आ सकती है। तो क्या सही है, जरा चलते हैं हम लोग। सही क्या है? आपने ये अगर सूत्र लघु पराश्री में पढ़ा है कि शुभ ग्रह अगर जो है केंद्र के लॉर्ड हैं और वो अशुभ हैं, तो ये गलत नहीं है, ये सही बात है और इसका फल मिलता है। लेकिन कैसे? इसमें दो कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। मतलब किताब में लिखा, हमने कोई बनाया नहीं और उसको लगा के भी हमने बहुत सारी देखा, एकदम सही बात आई है। सबसे पहली बात कि अगर केंद्र का लॉर्ड शुभ ग्रह कैसे कहते किसको? बृहस्पति और शुक्र को। चंद्रमा और बुध भी शुभ ग्रह होते हैं, लेकिन चंद्रमा और बुध के लिए आप कंडीशन कुंडली में देख लीजिए। चंद्रमा को शुभ ग्रह तभी माना जाएगा जब वो पक्ष बली हो। कुंडली के जो अशुभ ग्रह हैं जैसे मंगल और शनि से उनकी दूरी हो, मंगल शनि उन पे ना उनके साथ हो, ना उस पे उनकी कोई एस्पेक्ट यानी दृष्टि हो। बुध के साथ भी यही बात है कि बुध जो है शुभ हो, अच्छे जगह बैठे हो, छठे आठवें 12वें से मतलब ना हो उनका, और साथ में जो मंगल और शनि है उनसे उनका कोई लेना देना ना हो, तभी वो बुध वहां पे शुभ कहलाएंगे। अगर बुध जो है राहु केतु के साथ, मंगल शनि के साथ युति में है तो वो बुध अशुभ ग्रह आपके हो जाते हैं, क्योंकि बुध एक बालक ग्रह है और बच्चे को आप जिस लोगों के साथ रख देते हैं उसकी वो क्वालिटी को तुरंत का तुरंत वो अडॉप्ट कर लेते हैं, उसी हिसाब से वो बिहेव करने लगते हैं। तो इसीलिए बुध के लिए और चंद्रमा के लिए दो बातें कही गई है। किसी भी कुंडली के अंदर आप शुभ ग्रह गुरु और शुक्र को हमेशा कहिए। बाकी भाव के अनुसार उनके अंदर शुभता और अशुभता खत्म हो सकती है, वो एक अलग बात है। हम लोग जो यहाँ पे शुभ ग्रह की बात कर रहे हैं वो नैसर्गिक शुभ है, नेचुरल बेनिफिट की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल बेनिफिट सबसे ज्यादा जो माना जाता है वो बृहस्पति है, दूसरे नंबर पे हमारे आ जाते हैं शुक्र, और तीसरे नंबर पे अगर कुंडली के अंदर बुध शुभ है तो तीसरे नंबर पे बुध को शुभ माना जाता है, और सबसे लास्ट में चंद्रमा को माना जाता है कि वो शुभ ग्रह, लेकिन कुंडली में वो शुभ होने चाहिए, तभी आप बुध और चंद्रमा को शुभ कहेंगे। राव साहब ने भी 9 प्लेनेट में मंगल और शनि को हमेशा नैसर्गिक अशुभ माना है, दूसरा बृहस्पति और शुक्र को हमेशा ही शुभ माना है, और सूर्य क्रूर है। तो 5 ग्रह तो ये हो गए जिसमें कोई भी कुंडली के अकॉर्डिंग नेचुरल नहीं चलेगा। बृहस्पति शुक्र हमेशा ही शुभ रहेंगे, नैसर्गिक शुभ। और एक कुंडली के अनुसार शुभता अशुभता वो अलग है, वो वहां पे हम लोग देखेंगे कि कैसा, और फंक्शनल मैलेफिक और बेनिफिक एक अलग चीज होती है, और नेचुरल मैलेफिक और बेनिफिक अलग होती है। नैसर्गिक शुभता और कुंडली के अनुसार शुभता, उसके अंदर हम लोग यहाँ पर बात करें कुंडली के अनुसार नहीं बल्कि नैसर्गिक शुभता, और उसके अंदर कुंडली को भी अभी इन्वॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। तो आप देखिए जो बृहस्पति शुक्र है वो हमेशा शुभ रहेंगे, और साथ में मंगल शनि हमेशा ही नैसर्गिक अशुभ रहेंगे। सूर्य क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह क्या होते हैं? क्रूरता दिखाते हैं लेकिन किसी का नुकसान नहीं करते। मंगल शनि नुकसान पक्का करेंगे, इसीलिए उन्हें अशुभ कहा जाता है। इसके अलावा जो 5 ग्रह हमारे ये हो गए, बृहस्पति शुक्र और शनि और मंगल, ये हो गए, और सूर्य। अब 4 ग्रह बच गए। 4 ग्रह कुंडली के अनुसार शुभ और अशुभ देखिए।
चंद्रमा और बुध कुंडली के अनुसार, अगर जैसे मैंने बताया चंद्रमा का पक्ष बल बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष से षष्ठी से लेकर कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक, हमेशा तिथि तक ये चंद्रमा शुभ माने जाते हैं। लेकिन उसके साथ कुंडली में जरूर देखिए, ये तो तिथि के अनुसार मैंने बताया, कुंडली जब में देखिए कि चंद्रमा का संपर्क राहु केतु मंगल और शनि से ना हो, चंद्रमा छठे 8वें 12वें में ना हो। कहीं न कहीं केस में चंद्रमा छठे में शुभ फल कर जाते हैं, लेकिन 8वें और 12वें में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। इसी प्रकार से बुध में भी यही बात देखनी है कि बुध भी छठे 8वें 12वें में ना हो, और साथ में अगर आप देखें यहाँ पर कि मंगल शनि राहु केतु से इनकी दूरी हो, तो ऐसे बुध को आप शुभ कह सकते हैं। इसके अलावा जो राहु केतु की जो कंडीशन है, राहु केतु भी कुंडली के अनुसार ही शुभ और अशुभ कहने चाहिए। राहु केतु को हमेशा अशुभ कहना भी गलत ही माना जाता है, आपके फलादेश में गड़बड़ी कर सकते हैं। तो राहु केतु की भी शुभता और अशुभता जन्म कुंडली पर तय होती है। इसके बारे में हम एक अलग वीडियो पे आपसे बात कर लेंगे। तो यानी कि 4 ग्रह आप कुंडली के अनुसार शुभ अशुभ देखिए, और 5 ग्रह का मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं सूत्र पर। सूत्र ये कहता है कि जो शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह सबसे ज्यादा शुभ कौन है? सबसे ज्यादा शुभ ग्रह बृहस्पति को माना गया है। इसलिए बृहस्पति में अगर कहीं कुंडली के अनुसार गड़बड़ी आती है तो ज्यादा ही दिक्कत कर जाते हैं। कैसे, बता देते हैं। तो देखिए, बृहस्पति और शुक्र एक शुभ ग्रह हम लोग मान रहे हैं, और चंद्रमा बुध अपना देख लीजिएगा। जो शुभ ग्रह अगर केंद्र के स्वामी बने तो वहां पर उनकी शुभता नष्ट हो सकती है, लेकिन कंडीशन 2 है। पहली कंडीशन ये है, जो आप बहुत ज्यादा जानते भी हैं, कि अगर केंद्र के स्वामी शुभ ग्रह बने, साथ में त्रिकोण के भी स्वामी वही बन गए शुभ ग्रह, तो उस केस में इनकी शुभता नष्ट नहीं होगी, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग कहलाता है। क्योंकि केंद्र भाव आपकी रक्षा करता है, जिसको विष्णु भाव कहते हैं, और त्रिकोण भाव लक्ष्मी भाव होता है, जो आपको धन लाके देता है। लक्ष्मी नारायण का योग जो है इस कुंडली में केंद्र त्रिकोण के अकॉर्डिंग, जो लॉर्ड केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हो गए, उसको आप बस ऐसे मत देख लीजिए कि वो केंद्र के लॉर्ड हैं और वो हमेशा शुभ फल देंगे। इस कंडीशन में आपका फलादेश गलत हो सकता है, अगर वही शुभ ग्रह उस वक्त त्रिकोण के भी लॉर्ड हो जाए। आप अलग अलग लग्नों की कुंडली बना करके ये एक सूत्र बना के अपने पास रख सकते हैं। दूसरा, ये यहाँ पे ये भी कहा गया लघु पराशरी में कि अगर वही केंद्र के लॉर्ड जो शुभ ग्रह हैं, अगर वो त्रिकोण के नहीं है, कह रहे कोई बात नहीं, लेकिन वो अगर अपनी राशि में बैठे हैं, यानी केंद्र में अपनी राशि में बैठ जाए, तो उस केस में भी ये देखा जाता है कि शुभ ग्रह जो आपके कौन है, बृहस्पति और शुक्र और चंद्रमा बुध, अपने हिसाब से आप देखेंगे, उनको भी अशुभ नहीं फल देंगे, वो आपको वो शुभ फल देंगे। यानी केवल ये कह देना कि जो शुभ ग्रह है वो केंद्र के लॉर्ड हैं और वो अशुभ फल करेंगे, ये अपने आप में इनकम्प्लीट बात है। इसमें 2 बातें आप और जोड़ लीजिए। अगर वही शुभ ग्रह त्रिकोण के भी लॉर्ड हो जाए तो वो शुभ ग्रह कभी भी अशुभ फल आपको नहीं देंगे। इसमें से जो केंद्र है उसमें 7वें भाव को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 7वां भाव मार्केश होता है। उसके बारे में एक सूत्र मैं अभी आपको दे देता हूं। तो 7वां भाव मार्केश होता है, वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो कभी कभार ये देखा जाता है कि जो ग्रह आपके 7वें भाव का लॉर्ड शुभ ग्रह है और वो त्रिकोण का भी लॉर्ड है, तो शुभ तो देगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा बहुत हेल्थ वाइज डिस्टर्ब कर सकता है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके सामने जनरेट कर सकता है कि हेल्थ के कारण आपको नुकसान थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा नहीं होगा। उसके उपायों से आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 बातें आपको समझ में आ गई कि उसके साथ कि अगर मान लीजिए केंद्र में शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह के लॉर्ड है और वो अपनी राशि में बैठे हुए स्वराशिस्थ हो गए, तो उस केस में वो कभी भी आपको अशुभ फल नहीं देंगे। 2, तीसरा, यहाँ एक और समझिए कि एक केंद्राधिपत्य दोष होता है। केंद्राधिपत्य दोष का मतलब क्या है कि वैसे 2 केंद्रों के स्वामी हो जाना, जो की बात मिथुन लगन, कन्या लगन, धनु लगन और मीन लगन के लिए बात सही आती है। अब यहाँ 2 केंद्राधिपति दोष का क्या मतलब है वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन यहाँ सूत्र क्या है वो समझ लीजिए कि अगर शुभ ग्रह केंद्र के लॉर्ड है तो उनकी अशुभता चली गई, लेकिन कब चली गई? जो मैंने 2 सूत्र बताया वो इसमें नहीं आएगा। अगर वो 2 जो मैंने बात बताई अगर उसमें आ रहा है तो शुभता नहीं जाएगी। यहाँ पर राव सर ने भी अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है कि अगर शुभ ग्रह अपनी शुभता लॉस करते हैं किसी भी रीजन से, तो ये ज्यादा नुकसानदायक स्थिति होती है। अगर अशुभ ग्रह
अपनी शुभ अशुभता लॉस कर दे। शुभ ग्रह शुभता लॉस कर दे, इससे बढ़िया क्या है। लेकिन अशुभ ग्रह अगर अपनी अशुभता लॉस नहीं कर रहे हैं तो चलिए, लेकिन शुभ ग्रह अगर अपनी अशुभता लॉस कर देते वो बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि फिर आपको हेल्प ही नहीं मिल सकती। क्योंकि हेल्प भाई मंगल और शनि से हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए शुभ फल देंगे, भले आपकी कुंडली में कितने भी वो अच्छे बन के बैठ जाएं, बट अपनी समस्या के साथ आपको शुभ करेंगे। शनि लेट करवाएंगे, मतलब फालतू की चीजों अड़चने देकर आपको, चाहे कुंडली में आपके जितने भी शुभ हो। और ये आप लगा के इसको देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसको समझना पड़ेगा। आप मतलब चीजों को सुन करके नहीं कि हमारी कुंडली में हमको शुभ दे रहे हैं, आप दूसरों से जब कंपेयर करेंगे तो आपको खुद ही रियलिटी समझ में आने लगेगी कि चीजें क्या है। तो मंगल शनि से हम बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो हमको शुभ फल दे। कुंडली के अनुसार शुभ है तो देंगे, लेकिन अपनी स्थिति के अनुसार देंगे। अपनी स्थिति मतलब जो मंगल है, लड़ाई झगड़ा ताकत जुझार लड़के करना, आराम से नहीं चीजों को दे सकते। वो शनि का हाल भी यही है, समस्या के साथ आपको भले वो उठा दे लेकिन समस्या ना दे, ऐसा नहीं हो सकता, भले वो कुंडली में कितने भी शुभ ग्रह ही क्यों ना हो। ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर हम यहां पर आते हैं कि शुभ ग्रह अगर अपनी शुभता लॉस कर दे तो हम उम्मीद ही फिर किसको करें, किससे करें कि भाई हम हमारे लिए शुभ कौन हुए। तो उस केस में यहां पर एक सूत्र दिया गया कि अगर शुभ ग्रह, और शुभ में सबसे ज्यादा शुभ कौन है, बृहस्पति, इसलिए केंद्राधिपति दोष को सबसे ज्यादा जो दोष हुआ वो सबसे ज्यादा बृहस्पति पे असर आता है। उसके दूसरे नंबर पे आता है शुक्र। शुक्र बृहस्पति के कंपैरिजन में कम शुभ है। तीसरे नंबर पे आता है बुध, लेकिन बुध और चंद्रमा की आप शुभता जरूर पहले देखिएगा तभी ये सूत्र लगाइएगा। पर चला बुध और चंद्रमा आपकी कुंडली में अशुभ बैठे और आप ये सूत्र लगा रहे हैं तो गलत हो जाएगा। तो बुध तीसरे नंबर पे शुभ ग्रह है और सबसे कम मतलब चौथे नंबर पे हम शुभ ग्रह चंद्रमा लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं बुध उसकी बृहस्पति और शुक्र की। अब अगर ऐसे बृहस्पति केंद्र के लॉर्ड हो जाएं और केंद्र में एक केंद्र सप्तम भाव आ जाए, केंद्र में एक केंद्र सप्तम भाव आ जाए और ऐसे बृहस्पति या शुक्र अगर सातवें या दूसरे भाव में बैठ जाए तो ये मार्केश की स्थिति बन जाती है। ये है केंद्राधिपति दोष। केवल दो केंद्र के लॉर्ड हैं लेकिन वो दूसरे और सप्तम में नहीं बैठे तो वो मार्केश नहीं हो सकते, तो मार्केश नहीं हो सकते। केवल आप यही मत देखिएगा कि भाई केंद्राधिपति दोष है, दो केंद्र के लॉर्ड है, दोष आ गया, गलत है। वो दोष तभी आएगा जब बृहस्पति और शुक्र, लग्न भी मैं बता देता हूं, एक भाव सप्तम भाव और एक कोई दूसरा और केंद्र हो जाए, कोई दूसरा और एक केंद्र हो जाए या दूसरा भाव खुद ही हो जाए, दूसरा सप्तम भाव हो जाए। केवल इतना नहीं, वो दूसरे या सप्तम भाव में बैठ जाएं तो वो ज्यादा मार्केश बन जाते हैं, प्रबल मार्केश बनते हैं। इसमें बृहस्पति जितना शुभ होगा उतना ही प्रबल मार्केश होगा। इसमें बृहस्पति को बहुत ज्यादा अगर ऐसी चीज आ गई तो बहुत प्रबल मार्केश बोला जाता है। हमारे पास 5-6 कुंडलियां जो इसमें सूत्र लगा और उस वक्त उनको समस्या आई, एक की तो मृत्यु तक हो गई। मतलब डरा नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं कि जैसे आप अगर ये चीज देखें कि भाई बृहस्पति है केंद्र के लॉर्ड है तो आधी बात मत देख ले, ये तभी लगेगी जब दूसरे और सप्तम भाव में ये बैठे हो तब, वरना नहीं बैठे तो नहीं लगेगा ये बात। हाँ थोड़ी समस्या करेंगे बट इतनी प्रबल समस्या नहीं कर सकते। जैसे मेष लगन को उठाएं तो मेष लगन में देखिए शुक्र, क्योंकि दूसरे भाव के लॉर्ड भी और सप्तम भाव, मैंने क्या कहा एक केंद्र सप्तम जरूर होना चाहिए। तो सप्तम भाव, दूसरे भाव में क्या है, आपने पढ़ा लघु पराशरी अगर पढ़ा होगा तो आपको पता है दूसरे और 12वें भाव के लॉर्ड कभी भी अपना फल नहीं देते। वो कहाँ का फल देते हैं, वो जहां उनकी दूसरी राशि आती है वहां के फल को उठाते हैं, दूसरे और 12वें के लॉर्ड। या अगर सूर्य चंद्रमा आ जाए तो उस केस में जहां वो बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का फल वो देने की कोशिश करते हैं। दूसरे और 12वें में वो फल नहीं मिलेगा। अब यहाँ शुक्र देखिए मेष लगन में शुभ ग्रह है, दूसरे भाव मार्केश भाव और सप्तम भाव दूसरा मार्केश के लॉर्ड है। यहाँ एक और बता दे, आपने शुभता में पढ़ा कि जैसे भाव आगे बढ़ेगा उत्तरार्ध, यानी कि चौथे भाव से ज्यादा शुभ सातवां शुभ नहीं है, सातवां मार्केश भी लग गया तो चौथे से ज्यादा शुभ 10वां भाव है। मार्केश में उल्टा क्रम चलता है, जैसे त्रिकोण में 5वें से बढ़िया ज्यादा त्रिकोण शुभ त्रिकोण 9वां भाव है। तो उत्तरार्ध बली होते हैं, लेकिन मार्केश में उत्तरार्ध नहीं पीछे वाला ज्यादा बली होता है, यानी कि दूसरा भाव ज्यादा बली होता है मार्केश में 7वें भाव से, अगर मार्केश की बात करी जाए तो।
तो दूसरा भाव ज्यादा प्रबल मार्केश होगा सातवें भाव से। ठीक, अब जरा यहां समझिए, मेष लगन में शुक्र, दूसरे भाव के लॉर्ड अपना फल नहीं देंगे, कहां का फल देंगे? सातवें भाव का फल देंगे, जो कि मार्केश है। और चूंकि एक त्रिकोण भी बन, एक केंद्र भी बन गया, तो शुक्र ने अपनी शुभता को कम कर दिया। उस केस में यदि, केवल इतना नहीं, उस केस में यदि सप्तम भाव और दूसरे भाव में मेष लगन में शुक्र बैठे हों, तो अपनी दशा और अंतरदशा में व्यक्ति को समस्या कर जाएंगे। अब ये नहीं कि दूसरा सप्तम भाव में बैठे, उसकी दशा ही नहीं आई और आप बोले भाई आपके साथ तो अशुभ करेगा, ये फिर गलत हो जाती है बात। कुंडली के योग तभी अपने फल दिखाएंगे जब उसकी दशा अंतरदशा है और साथ में वहां ट्रांजिट भी लगाइए। जब तक तीनों कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं बैठेगा, वो कभी भी ना अच्छा फल करेंगे ना बुरा फल करेंगे। अब आपने कुंडली में केवल देख लिया भाई इसमें कुंडली में राजयोग है और राजयोग है, तो आप क्या कर लेंगे, कहेंगे भाई आप तो कुंडली में राजयोग है, वो कह रहा हमारे साथ तो कोई राजयोग नहीं है, हम तो वही भी लेबर वाली जिंदगी जी रहे हैं। तो उसकी दशा क्या आई? जब तक दशा नहीं आएगी, गोचर नहीं फिट होगा, ट्रांजिट फिट नहीं होगा, तब तक वो इफेक्ट में नहीं आएगा। तो कुंडली देखते समय दशाओं पे विचार और गोचर पे साथ में विचार करके ही फलादेश करिए। अगर ये नहीं करते हैं तो आपकी बात फिर से गलत हो सकती है, फिर तुक्केबाजी होगी। मतलब आप गलत नहीं देख रहे हैं, बट चूंकि आप आधी बात देख रहे हैं, जैसे अभी मैंने जिसके कारण से मुझे वीडियो बनाना पड़ा, उसी के कारण मैं आपसे बात कर रहा हूं। उन्होंने पढ़ लिया कि शुभ ग्रह केंद्र के लॉर्ड हो जाए, शुभ फल नहीं करेंगे, कंडीशन लगाई नहीं। अब ये जो बातें हो रही है तभी फल अपना दिखा पाएंगे जब इनकी दशा आवे या अंतरदशा आवे। ये पहली कंडीशन, महादशा, अंतरदशा, पत्यंतर दशा, तीनों में साथ में ट्रांजिट का भी लगे। ट्रांजिट के बारे में फिर कभी बात कर लेंगे, तो पहले दशाओं के समझ लेते हैं हम लोग। तो ये दशा आनी चाहिए। तो मेष लगन में शुक्र मार्केश बन जाते हैं, तब मार्केश बनेंगे जब शुक्र सातवें या दूसरे भाव में बैठे होंगे और गोचर लग रहा होगा। जब इसकी दशा आएगी तो व्यक्ति को परेशानी में डाल सकती है। इसमें से अगर सातवें भाव में शुक्र बैठे हैं तो थोड़ा कम मार्केश, और अगर दूसरे भाव में बैठे तो फिर तो थोड़ा सजग हो जाना चाहिए, ये ज्यादा मार्केश की स्थिति बनती है। ऐसी दूसरी कुंडली आती मिथुन लगन की। मिथुन लगन में देखिए 3, 4, 5, 6 मतलब चौथे सातवें भाव के स्वामी और साथ में 10वें भाव के स्वामी आपके बृहस्पति हुए। तो हमने कहा दो केंद्र, बृहस्पति ने शुभता अपनी कम करी, बट कम कब करेगा समझ लीजिएगा, वो जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। अब यहां पे बृहस्पति मिथुन लगन में है। मिथुन लगन में बृहस्पति दो केंद्र के लॉर्ड हुए, एक केंद्र हुआ आपका सातवां और एक केंद्र हुआ 10वां। ठीक है, सातवां एक केंद्र है मार्केश मिला, 10वां एक केंद्र है, ये दूसरा आपको केंद्र मिला। यानी यहां पर बृहस्पति ने शुभता लॉस कर दी, और ये तब मार्केश बन जाएंगे जब यहां पर बृहस्पति सातवें या दूसरे भाव में बैठ जाए। अब यहां देखिए, जो पहला सूत्र मैंने दूसरा सूत्र आपको बताया था कि अगर शुभ ग्रह अपनी राशि में बैठे तो अपनी शुभता को इतनी जल्दी लूज नहीं करेंगे, बट मिथुन लगन में बृहस्पति अगर सप्तम भाव में अपनी ही राशि में बैठ गए तो मार्केश बनेंगे। तो ये पूरे सूत्र आपको लगाने, आधी अधूरी नॉलेज आपको डुबो देंगे। आप यहां देख रहे हैं कि भाई बृहस्पति दो केंद्र के लॉर्ड है, बड़े शुभ हुए, 10 सप्तमेश 10वें से बैठे, कहां अपनी राशि में बैठे, आधा लगा, बहुत अच्छी बात है। बट वो जो अपनी राशि में बैठे तो सप्तम भाव में मार्केश बने, तो यहां फिर गड़बड़ कर जाएंगे वो। हाँ, अब ये सप्तम भाव में बैठे एक तो राशि है, तो मार्केश की स्थिति बहुत प्रबल नहीं होगी, बट हो सकती है गोचर पे भी, अगर गोचर वहां पे लग गया तो बड़ी मार्केश की स्थिति बना देंगे। लेकिन वही अगर मिथुन लगन की कुंडली में बृहस्पति जो दो केंद्र के स्वामी, उसमें से एक केंद्र सप्तम भाव, तो मार्केश तो बन गए, शुभता खत्म हो गई। अब इससे बड़ी बात क्या है? दूसरी, अगर वो बैठ गए दूसरे भाव में तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति बन जाती है। यहां पे बृहस्पति, क्योंकि जो बचाने वाले ग्रह वही आपको सजा देने के लिए आ गए, तो फिर बचाएगा कौन? तो जिनको बचाने के लिए आप बोल रहे थे वो बचा ही नहीं सकता ना कोई। इसलिए मिथुन लगन में बात ध्यान रखनी है। दूसरी आ गई कन्या लगन में। कन्या लगन में क्या है, यहाँ पे भी चौथे भाव के लॉर्ड और सातवें भाव के लॉर्ड बृहस्पति बने, तो दो केंद्र, इसमें से इनकी शुभता गई और केंद्र में एक मिल गया सप्तम भाव। अब कन्या लगन में बृहस्पति कहीं अगर कुंडली के अंदर सातवें भाव, जो कि उनकी अपनी राशि भी आएगी, वहां बैठे
तब भी ये मार्केश बनेंगे। और अगर ये दूसरे भाव में बैठ गए तो उसके कंपैरिजन में ज्यादा मार्केश बनेंगे कन्या लगन में। कन्या लगन में ज्यादा मार्केश बनेंगे। और गोचर फिट हो गया, दशा आ गई, तो फिर तो कहानी गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे। कन्या लगन में बृहस्पति कितने प्रबल मारक बने। अब ये दो दो और आपकी जो लगन बची, एक बची धनु लगन और एक बची मीन लगन। यहाँ पे बुध को देखा जाएगा, क्योंकि धनु लगन में आप देखिए तो 7वें भाव और 10वें भाव के लॉर्ड बुध हैं, लेकिन बुध शुभ है या नहीं है पहले कुंडली में चेक करिए, जो मैंने आपको पहले सूत्र बताया। अब पता चला आपने धनु लगन में उठ लिया कि भाई बुध आपके शुभ ग्रह हैं और देखिए ना ये इनकी शुभता कम होगी, फिर आप फंस जाएंगे। क्योंकि क्या बताया कि जो चंद्रमा और बुध हैं और राहु केतु, ये शुभ हैं कि अशुभ हैं ये कुंडली से पता लगेगा। ये जनरल प्रेडिक्शन इसमें नहीं चल पाएगी चंद्रमा बुध और राहु और केतु में, क्योंकि ये 4 ग्रह कुंडली के अनुसार शुभ और अशुभ फल करेंगे। इसमें से हमने धनु लगन की बात करी, धनु लगन में आपके बुध आए। पहले बुध देखिए, अगर बुध शुभ है, शुभ ग्रहों के साथ और राहु केतु शनि मंगल से दूर हो, शुभ ग्रहों के साथ वो 6ठे 8वें 12वें में ना हो, तो अब ये बुध शुभ हो गए। अब ये बुध जब शुभ हो गए और यहाँ पे 7वें और किसके, धनु लगन की बात है ना, तो 7वें और 10वें भाव के लॉर्ड बने आपके। तो 7वें और 10वें भाव के लॉर्ड तो दोनों केंद्र में, और ये एक सप्तम आ गया। शुभ बुध अगर 7वें भाव और दूसरे भाव में बैठ गए तो ये समस्या कर जाएंगे। शुभ बुध, मैं बार बार कह रहा हूं शुभ बुध। अशुभ बुध है तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, तब तो उनकी अशुभता ही चली गई, तब तो उनकी अशुभता चली गई, ये तो अच्छा कर जाएंगे आपके साथ। तो देख रहे एक ही प्लेनेट अपना फल बदलेगा, इसलिए पूरी बात को समझिए, ध्यान से पूरा वीडियो समझिए, इसके नोट्स बनाइए, तभी आप कोई प्रेडिक्शन करिए, तभी आपकी बात को समझ में आएगा। ऐसे एक और की बात कर लेते हैं, मीन लगन की बात कर लेते हैं। तो मीन लगन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बुध कहाँ के लॉर्ड हो जाएंगे, चौथे भाव के और 7वें भाव के। तो चौथे भाव और 7वें भाव में यहाँ पे बुध लॉर्ड बने, तो एक 7वां भाव मिला और बुध दूसरा मिला। यदि कुंडली में आपकी बुध शुभ है तब वो अपनी शुभता को खो देंगे कब, और मार्केश बन जाएंगे अगर यही बुध सप्तम भाव और दूसरे भाव में बैठे हो तो। भले उनकी सप्तम भाव में अपनी राशि हो तो मार्केश तो बनेंगे, हाँ दूसरे में बैठे तो ज्यादा प्रबल मार्केश बनेंगे। लेकिन ये जो मैंने मार्केश की बात करी इतने लग्नों में आपके सामने, ये तभी इसका फल मिलेगा जब इनकी दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा से गुजर रहे हो तो सावधान हो जाना चाहिए। प्रत्यंतर दशा बहुत शॉर्ट पीरियड होता है लेकिन काफी इंपैक्ट दे देता है आपकी लाइफ में, स्पेशली तब जब ट्रांजिट भी बुरा हो जाए आपकी कुंडली में, तो तब ज्यादा आपको बुरा फल दे सकता है। क्योंकि हर बुक में ये कहा गया है महादशा से ज्यादा इंपैक्ट बल्कि कह दीजिए आपको मिलेगा अंतरदशा का, अंतरदशा से ज्यादा इंपैक्ट मतलब इफेक्टिव इंपैक्ट आपको मिलेगा प्रत्यंतर दशा का। तो यहाँ पे तीनों को ही सोच समझ करके आपको लगाना है। ये एक मैंने सूत्र दिया, इसको आप समझ गए होंगे, इसको जरूर लगाइए। मेरी एक मैगजीन मैं लॉन्च कर रहा हूँ, कल 23 है, उसकी ओपनिंग है। ओपनिंग इन द सेंस कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैंने ये सबके लिए इतना सस्ता कर दिया, उसमें इतना कंटेंट डाल रहे हैं, मतलब 3 कंटेंट आपको मिलेंगे। एक ज्योतिष प्रकरण है, दूसरा वास्तु प्रकरण भी देंगे और तीसरा ट्रांजिट प्रकरण भी देंगे। वो महीने में आपको 3 इस प्रकार का मिलेगा। देखिए तीनों एक साथ कंबाइन करना ये हमारे लिए भी नहीं पॉसिबल है क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा बिजी लाइफ होती है। और मतलब महीने में आपको 3 ये कंटेंट मिलेंगे, एक ज्योतिष का, एक वास्तु का और एक आपको जो मिलेगा वो मिलेगा क्या नाम है ट्रांजिट का। ये 3 कंटेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, वो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, महीने में आपको मिलता जाएगा। उसमें इसी प्रकार के सूत्र, और केवल सूत्र नहीं एग्जाम्पल दे देके, भाई सूत्र तो लिखे हैं लेकिन एग्जाम्पल दे देके मैंने वहां पर आपको बताने की कोशिश करी है कि देखिए ये सूत्र है, ये एग्जाम्पल है, 3-4 एग्जाम्पल पकड़ के मैंने बताने की कोशिश करी है जिससे आप बातों को समझे और सही प्रेडिक्शन करें। तो ये मैगजीन मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, आप उसे वहां कनेक्ट करके टेलीग्राम चैनल तक आप मेरे पहुंच सकते हो, उसको ज्वाइन करिए। वो मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड पर है लेकिन बहुत कम रेट पर है, जिससे इसका रीजन है कि लोग जो है सही नॉलेज सब तक जाए और पहुंचे। आधी अधूरी नॉलेज आपको बर्बाद कर सकती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिएगा अगर आपको ज्योतिष पढ़ना समझना है तो, बाकी आपकी मर्जी। वैसे ज्योतिष सबको ही समझना चाहिए क्योंकि आप सोचते हैं कि कोई आपके लिए प्रेडिक्शन करे, कोई नहीं करता प्रेडिक्शन।
इतना टाइम नहीं देता कि चीजों को आपको माइन्यूटली चेक करे, कोई नहीं देता टाइम, वो बस देख लेता। उसमें आप हमेशा जो है दूसरे के सामने मतलब ओपन टू हैंड होते हैं, जाके कहते हैं हमारा देख लो हमारा देख लो। तो खुद आप समझिए अपनी लाइफ को, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सही समय पे सही किया गया कार्य ही आपको सक्सेस दिला सकता है। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक सभी को जय श्री राम।